गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन पढ़ा और फ्रिक्शन के अंडर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ा। हमने कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा एंड हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब हम इसमें कुछ डेरिवेशंस पढ़ेंगे। फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर हम कुछ डेरिवेशंस पढ़ेंगे। उन डेरिवेशंस में हम आगे बढ़ें उसके पहले हम एक दो छोटी बातें और पढ़ लेते हैं, जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज मीन्स इन शॉर्ट आपको किसी भी दो सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? आपको कोई भी दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, और उन पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट के लिए आपको μs की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, क्योंकि विदाउट μs आप न्यूमेरिकल में वैल्यू कैसे रखोगे? तो वो वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो उसके लिए कुछ मेथड हैं और हम अभी वही डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज के वीडियो में दो छोटे टॉपिक हैं। एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और सेकंड है व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिपोज। मेन टेक्स्ट बुक में इनका जिक्र नहीं है, आपके NCERT बुक में डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, बट रेफरेंस बुक में जब हम जाते हैं तो इनका ये जिक्र है टॉपिक्स का। तो हम देखते हैं, सबसे पहला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन resultant force of friction and normal reaction। ठीक है, resultant force of friction and normal reaction making angle with normal reaction। आप दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या कहोगे कि इट इज एंगल बिटवीन resultant force of friction and normal reaction मैं क्या कह रहा हूँ कि एंगल है, किनके बीच का एंगल है ये? रिजल्टेंट फोर्स, किनका रिजल्टेंट फोर्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्स हुए, इनका जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल आएगा उस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इस डायग्राम में अब हम देखते हैं इसको। तो ये आपका डायग्राम है। सपोज ये कोई ब्लॉक है और आप इस पर F फोर्स लगाते हो। जब आप F फोर्स लगाओगे जब भी इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। आप फोर्स नहीं लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें एक्टिव नहीं होगा। ये रही नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। अब सपोज आपने F फोर्स लगाया तो Fs इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब आप पहले नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालोगे। वो रिजल्टेंट आपको क्या मिला? ये P मिला। P फोर्स रिजल्टेंट है। कितना एंगल ये बना रहा है R के साथ, यही कहलाता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ एंगल बिटवीन, किसके बीच का है एंगल? इट इज़ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंगल बिटवीन है, तो एंगल बिटवीन A एंड B आप ऐसा कहते हो। तो A क्या है आपका? A को डिफाइन करने पड़ेगा। A क्या है आपका? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये हुआ A आपका। एंड B, एंगल बिटवीन A एंड B, B क्या है आपका? नॉर्मल रिएक्शन। इसको आपको माइंड में रखना है। सिर्फ इतनी सी चीज़ अगर आपको पता है तो आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हुई इसकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आप क्या डिटरमाइन करते हो? क्या चीज़ पता पड़ती है? इससे पता पड़ता है कि कितना फोर्स लगा रहे हैं तो रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ आ रहा है, ये पता पड़ता है इससे। इसी चीज़ को कैलकुलेट करने की एक दूसरी मेथड है जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज में पढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? सरल भाषा में कहें तो एंगल ऑफ रिपोज, जैसे मान लो कि कोई फ्लैट सरफेस है
और उस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब धीरे 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 आप सरफेस को क्या करो, धीरे 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 इंक्लाइन करो। इंक्लाइन करते जाओगे तो ऑब्जेक्ट भी इंक्लाइन होगा। एक टाइम आएगा जहाँ वो फ्लिप होना चालू हो जाएगा, बस वहीं आप रुक जाओ। यानी वो एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जिस एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लिप होने लगे, स्लाइड होने लगे, उस मैक्सिमम एंगल को, मिनिमम एंगल को, यानी जिस मिनिमम एंगल पर वो स्लाइड होने लगे उस मिनिमम एंगल को आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर यहाँ रखा होता तो फ्लिप होने की बात तो थी ही नहीं। आप इसको धीरे 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 आप ऐसे इंक्लाइन करो, एक टाइम आ जाएगा कि फ्लिप होना चालू हो जाएगा। तो वो मिनिमम एंगल जिस एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लिप होने लगता है, अपनी कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्लिप होने लगता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल मिनिमम एंगल होगा, ठीक है। मैक्सिमम में तो इससे आगे बढ़ाओगे तो फ्लिप होगा ही होगा। ये वो मिनिमम एंगल है जिस एंगल पर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखो तो फ्लिप, जस्ट फ्लिप होना स्टार्ट कर दे, तो इस मिनिमम एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इससे क्या डिटरमाइन होता है, दो सरफेसेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू पता पड़ती है। क्या डिटरमाइन करते हैं हम म्यू एस की वैल्यू डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज आप, एक टेबल है आपके पास और दूसरा आपके पास है डस्टर। अब आपके पास जो टेबल है और जो डस्टर है, तो आप इन दोनों की कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हो। तो आप डस्टर को टेबल पे रख दो और धीरे 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 आप क्या करो, एंगल को बढ़ाना चालू करो। एक टाइम आएगा कि उस एंगल पे वो डस्टर फ्लिप होने लगेगा टेबल से, और जैसे ही वो फ्लिप होने की कंडीशन पहुँचे तो आप एंगल को मेजर कर लो। वो जो एंगल आएगा उसकी tan वैल्यू निकाल दो, म्यू एफ इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, और आपको डायरेक्ट वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो जब आप इसको धीरे 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 इंक्लाइन करते हो तो नॉर्मल रिएक्शन जो ऐसी वर्टिकल थी वो भी, जब भाई ये ऐसे ऊपर की ओर इंक्लाइन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे इंक्लाइन होगी। तो थीटा से ये इंक्लाइन हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन भी थीटा एंगल से इंक्लाइन हो जाएगी। अब वेट तो डाउनवर्ड ही जाएगा अर्थ की तरफ, भाई mg तो नीचे ही जाएगा, तो आप mg बना देते हो डाउनवर्ड। mg के कंपोनेंट आप रिजॉल्व करते हो, mg का एक कंपोनेंट किधर जाएगा, mg कॉस थीटा जाएगा, और एक कंपोनेंट mg साइन थीटा जाएगा। ये रही आपकी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो इसको स्लिप होने से रोकता है। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता तो आप थोड़ा सा भी अगर इंक्लाइन करते तो स्लिप हो जाती। नहीं हो रही है स्लिप, इसका मतलब कोई ना कोई स्लिप होने से रोक रहा है। mg साइन थीटा कुछ ना कुछ फोर्स तो लग ही रहा है। जैसे इंक्लाइन आप करते हो, थोड़ा इंक्लाइन करते हो तो भी कुछ तो वैल्यू mg साइन थीटा की होगी, लेकिन स्लिप नहीं हो रहा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। आप और एंगल बढ़ाते हो, थीटा की वैल्यू बढ़ती तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो mg साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। इट मीन्स कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बढ़ रहा है। अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बढ़ रहा है और अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है, यानी वो भी बढ़ गया। आप और एंगल बढ़ाते हैं, mg साइन थीटा की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, mg साइन थीटा की वैल्यू और बढ़ती तो fs की वैल्यू भी और बढ़ जाती है। लेकिन ये कब तक बेचारा एडजस्ट करेगा? इसकी एक लिमिट है जिसको आप कहते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी एक लिमिट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन जवाब दे देगा, हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा कि अब इससे आगे मैं नहीं लगा सकता फोर्स, और हमें बस वही तो चाहिए। तो वो एंगल जिस एंगल पर ये जवाब दे दे, यानी fs वीक पड़ जाए और mg साइन थीटा ज़्यादा हो जाए, तो जहाँ mg साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी fs से, वहीं से ये स्लिप होना चालू हो जाएगा। तो हम ठीक उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को पकड़ लेते हैं जहाँ पर हम मानते हैं कि बस ये स्लिप होने ही वाला है, और वहाँ हम इक्वेशन राइट करते हैं। तो पहला क्या होगा, r इक्वल टू mg कॉस थीटा अपोजिट टू ईच अदर,
आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये एक बात हुई। और दूसरा एफ एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अब इससे ज़्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो एम जी साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो एफ एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा है ही। एफ एफ को क्या लिखते हो आप? म्यू एफ इंटू आर लिखते हो। तो यहाँ आपने लिख दिया म्यू एफ इंटू आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब दो इक्वेशन हो गई आपके पास, इक्वेशन है 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, तो म्यू एफ आर अपान आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा। अब आर से आर कैंसिल हो गया तो म्यू एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा? टैन थीटा मिलेगा। एम जी एंड एम जी कैंसिल हो गए, आपको क्या मिला? टैन थीटा मिला। म्यू एफ इज इक्वल टू टैन इनवर्स थीटा। इस तरीके से आप म्यू एफ की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये एंगल जिस एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड करने लगता है, उस मिनिमम एंगल को ही एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। रिपोज करता है वो, लेकिन एक टाइम के बाद वो रिपोज नहीं कर पाता। बस हमें वही मैक्सिमम एंगल देखना है जहाँ तक कि वो रिपोज कर पाता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट स्टे कर सकता है। जब आप स्टे की बात करेंगे, जब आप मैक्सिमम एंगल बोलेंगे, ठीक है, कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेयर एनी ऑब्जेक्ट कैन स्टे ओवर इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। जब आप यहाँ पे स्टे की बात करेंगे तो मैक्सिमम एंगल आएगा, और जब आप स्लाइड की बात करेंगे तो मिनिमम एंगल आप बोलेंगे। क्यों मिनिमम बोलेंगे? कि स्लाइड वर्ड बोल रहे हैं तो स्लाइड तो इससे ज़्यादा एंगल पे तो स्लाइड करेगा ही। वो कम से कम एंगल क्या होगा जहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करता है। तो आपको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो। जब आप स्लाइड की बात करोगे तो मिनिमम एंगल आप बोलोगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम एंगल पे अगर वो स्लाइड हो रहा तो उससे ज़्यादा एंगल पे तो स्लाइड होगा ही होगा। वो 90 डिग्री पे तो हर चीज़ स्लाइड हो जाएगी। तो स्लाइड वर्ड से डिफाइन करोगे अगर आप तो मिनिमम एंगल कहोगे, और स्टे वर्ड से आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे एंगल ऑफ रिपोज को कि एनी ऑब्जेक्ट कैन स्टे ओवर इंक्लाइंड सरफेस, देन स्टे वर्ड में वो मैक्सिमम एंगल आएगा। मैक्सिमम एंगल बिटवीन इंक्लाइंड सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेयर एनी ऑब्जेक्ट कैन स्टे ओवर इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इतनी चीज़ अपने को ध्यान रखना है। किस काम आता है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एफ की वैल्यू डिटरमाइन करने का काम आता है। ओके, थैंक यू।